हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उत्तराखंड में जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करा रही थी। तो यहाँ पर आपके अकाउंटेंसी की क्लासेस चल रही हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए आएंगी जो भी आपके सिलेबस में है पूरा कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आगे के उसके क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर वाला चल रहा था कि कौन से कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से कैसे आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं या आप रिसीप्ट होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करा रही थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है इससे पहले की प्रीवियस वाली तो जरूर से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और स्टार्टिंग से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट अपलोड है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें ये 196 क्वेश्चन लेते हैं जो कि मैंने आप लोगों से पूछा ही था कि द टर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट राजस्व खर्च की अवधारणा निम्नलिखित में से सभी को शामिल करती है सिवाय, यानी कि इसमें से कोई एक चीज है जो कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आता है और बाकी सारी चीजें आती हैं। सैलरी पेड भुगतान किए गया वेतन, परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज कार्यालय की आपूर्ति की खरीद, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी नई मशीनरी की लागत, रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, मरम्मत और रखरखाव की लागत। ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जो रहेगा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एक दो क्वेश्चन जरूर से बनेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है जिससे कि एग्जाम में आप 100% अपना दे पाएं। अगर इसकी क्लासेस की वीडियो आपको चाहिए हैं तो मैंने अलग से इसके लिए जो यूपी ट्रिपल एससी की जो वीडियोस थी वो देख लीजिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। यूपी ट्रिपल एससी की जो वीडियोस हैं वहां पर मैंने इसके क्लासेस प्रोवाइड करवाए हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट की वीडियोस जो हैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां पर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा डिटेल में, अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होता, तो मैंने पहले ही बताया था। पहली बात तो जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके एसेट में किए गए होते हैं वो आपके कौन से हो जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। तो यहाँ साफ साफ कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी, एक नई मशीनरी खरीदी गई है तो यहाँ पर वो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। यही वाला आपका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। इसके अलावा भी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्पफुल होते हैं। आपकी जो डे टू डे का बिजनेस होता है, जो सेल होती है, कैसे वो बढ़ सके, उसमें जो एक्सपेंडिचर लग रहे होते हैं वो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, या उसी से जो हमको आय हो रही होती है वो सारी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर यूजुअली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज, पूंजीगत खर्च आमतौर पर वित्तीय विवरणों में इस रूप में दर्शाए जाते हैं, एसेट संपत्तियां, लायबिलिटीज दायित्व, एक्सपेंसेस खर्च या फिर रेवेन्यू राजस्व। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहां पर आप उन्हें किस रूप में दिखाते हैं या किस तरह उन्हें दिखाया जाता है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके किस तरह दिखाए जाएंगे, तो मोस्टली जो आपकी एसेट्स होती हैं उनके रूप में ही दिखाया जाता है, संपत्तियों के रूप में। जैसे कि अभी नई मशीनरी पर जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने नई मशीनरी की लागत थी, उसको परचेज किया था तो कॉस्ट आई थी, तो आपकी मशीनरी किस साइड में दिखाई जाएगी। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में आपकी वो एसेट साइड में आप उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज करेक्ट, राजस्व खर्च के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपको ये बताना है। इट इज कैपिटलाइज्ड एंड शोन एज एन एसेट, इसे पूंजीगत किया जाता है और संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। इट रिड्यूस द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये अवधि के लिए लाभ को कम करता है। इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, या स्थिर संपत्ति के मूल्य को बढ़ाता है। इट इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, इसे पूंजी खाते में दर्ज किया जाता है। तो किसके बारे में पूछा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा है। जो आयगत खर्चे होते हैं, राजस्व खर्चे होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। क्योंकि यहाँ पर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो कैपिटलाइज की बात होगी ही नहीं एसेट की, ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया। यहाँ पर सी पॉइंट कह रहा है कि स्थिर संपत्तियां, फिक्स एसेट की बात हो रही, फिक्स एसेट है तो उसमें कुछ आपके परचेस कर रहे हैं, आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगी आपकी रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगी। और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी नहीं आएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि इट रिड्यूस द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कि अवधि के लाभ को कम करता है। क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं वो आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप दिखाते हैं एक्सपेंसेस को अपने, तो वो एक्सपेंसेस आपके लाभ को घटाते हैं या कम करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनको अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द परचेज ऑफ ए न्यू बिल्डिंग। किस प्रकार का खर्च एक नई इमारत की खरीद से संबंधित, यानी कि नई बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं तो उससे संबंधित जो एक्सपेंस होगा वो क्या होगा। नई बिल्डिंग है किस तरह क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सीधे सीधे आपको आप इजिली पता है कि एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फिक्स एसेट में अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप परचेज कर रहे हैं फिक्स एसेट को या उसके इंस्टॉलेशन पर आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो कहाँ जाते हैं, तो सब आपके चले जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर यहाँ पर कह दे कि उसकी मेंटेनेंस पे खर्च हो रहा है, कोई बिल्डिंग है कोई फर्नीचर उसकी मेंटेनेंस या रिपेयर पे खर्चा हो रहा है, तो रिपेयर पे अगर खर्च हो रहा होगा तो वो आप क्या हो जाएगा, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहा है। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू रिसिप्ट आर यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड इन विच पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आयकर प्राप्तियां आमतौर पर वित्तीय विवरणों के किस भाग में मान्यता प्राप्त होती हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप कह रहा है आपसे कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, अभी हमने कैपिटल के बारे में देखा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें कहाँ पर आप दिखाते हैं, तो आपकी एक बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम दिखाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आयकर प्राप्तियों की बात हो रही है, रिसिप्ट की बात हो रही है। जिस तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, आप खर्चे कर रहे हो उसी तरह आपको प्राप्तियां भी हो रही है, आप रिसीविंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहे हैं उसके किस पार्ट में हम दिखाते हैं। तो उसे कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि रिसिप्ट है वो आपकी कहाँ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में जाती है, आय विवरण में जाती है। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि आप सेल कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उससे जो भी आपको मिल रहा है, जो भी धनराशि मिल रही है वो क्या हो जाएगी, आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगी। कहाँ दिखाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वुड बी क्लासिफाइड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा खर्च पूंजीगत खर्च के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। रिप्लेसिंग वर्न आउट ऑफिस चेयर, किसी कार्यालय की कुर्सियों को बदलना। परचेजिंग न्यू डिलीवरी वैन, नई डिलीवरी वैन को खरीदना। पेइंग फॉर एनुअल ऑफिस इंश्योरेंस, वार्षिक कार्यालय बीमा के लिए भुगतान। रूटीन रिपेयर ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, कार्यालय उपकरण की नियमित मरम्मत। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि इसमें जो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं किसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। यहाँ पर पहला जो पॉइंट कह रहा है रिप्लेस करना है। यहाँ पर साफ साफ एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पॉइंट बी जो बन रहा है उसमें कह रहा है कि नई डिलीवरी वैन खरीदी गई है, तो वैन खरीदी गई है एसेट है, किस तरह की एसेट है, आपकी फिक्स एसेट है। सीधे सीधे ये आंसर आपका हो जाएगा कि एक आंसर होगा ऑप्शन बी। कई कई तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन वहाँ पर डायरेक्टली देखा करिए कौन सा 100% आपको करेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा डाउटेड होता है। कहीं पे कुछ जो इस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं तो उनको कभी कभी रेवेन्यू में भी मान लिया जाता है, कभी कभी उसे हम कैपिटल में मान लेते हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। तो सीधा आंसर ढूंढा करिए, यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं डिलीवरी वैन को परचेज किया है, न्यू एसेट आ गई है, नई एसेट आई है तो 100% वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A capital receipt is best described as, पूंजीगत प्राप्तियों को सबसे अच्छा रूप में वर्णित किया जाता है। तो कैपिटल रिसीप्ट जो होती है, जो पूंजीगत प्राप्ति है, उसको सबसे अच्छे यानी कि बेस्ट डिस्क्राइब, वही चीज अभी जो मैंने बताई कि कभी कभी आंसर जो होता है वो इस तरह का होता है कि आपको बेस्ट में से ढूंढना होता है, सभी से ही लग रहे होते हैं सारे पॉइंट, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन देखना होता है। तो मनी रिसीप्ट फ्रॉम सेलिंग फिक्स्ड एसेट, इससे संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि। मनी रिसीप्ट फ्रॉम रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन, नियमित व्यापार संचालन से प्राप्त धनराशि। मनी रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर्स फॉर सर्विस रेंडर्ड, सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्त धनराशि। मनी रिसीप्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, बचत पर ब्याज से प्राप्त धनराशि। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूंजीगत प्राप्ति को आप किस तरह से सबसे अच्छे तरह से वर्णित करेंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात कह रहा है कि इससे संपत्तियों की बिक्री, यहाँ पर रिसीप्ट की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही, व्यय की बात नहीं हो रही है कि कौन से आपके इससे या पूंजीगत जो होते हैं व्यय होते हैं। यहाँ कह रहा है पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती है, तो जब हम फिक्स एसेट जो हो रही है उसमें अगर हम परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उन्हीं को सेल करने से ही जो हमको प्राप्त होगा वही कैपिटल रिसिप्ट भी बन जाएगा। तो इससे संपत्तियों की बिक्री से जो धनराशि आपको प्राप्त हो रही है, मनी रिसीप्ट फ्रॉम सेलिंग फिक्स एसेट, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। और जो बिजनेस रेगुलर चल रहा है, रेगुलर बिजनेस चलने से जो इनकम होती है वो क्या हो जाती है, वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये सीधे तौर पर आपका बनेगा रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए।
आयगत प्राप्तियां जो होती है उनसे रिलेटेड बन जाएगा। और साथ में ये वाला पॉइंट भी सेवाओं के लिए, तो वो भी आपका एक तरह से यही होगा। तो आपने सर्विस दी, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इसी तरह से कोई आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो भी आपका रेवेन्यू स्ट्रीम में आएगा। ब्याज है तो सीधी सीधी आपको पता चल रहा है रेवेन्यू स्ट्रीम से, तो यहाँ पर एक तरह से हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन। खर्च को पूंजीगत या राजस्व यानी कि आयगत के रूप में वर्गीकृत करने पर निर्भर करता है, यानी कि किस चीज पर डिपेंड करता है कि हम उस एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। इट्स नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट, इसकी प्रकृति और लाभ की अवधि, द सोर्स ऑफ फंडिंग वित्त पोषण का स्रोत, द अकाउंटिंग पीरियड लेखांकन की अवधि, द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर खर्च की अवधि। यानी कि किस बेसिस से हम जो है किसी भी एक्सपेंडिचर को ये देखते हैं कि वो रेवेन्यू है या फिर वो कैपिटल है। तो इसके लिए देखा जाता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, या फिर उसको हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है। जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग अगर आपने परचेज करी, खरीदी या बनवाई, तो उसका बिल्डिंग में जो आप व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो बहुत लंबे टाइम तक करते करते रहेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं रहेगा, काफी लंबे टाइम तक आप उसमें अपना काम करते रहेंगे। तो इसकी जो बेनिफिट आपको मिल रहा है उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, लंबे अवधि के लिए है। साथ में इसी तरह से अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, कोई भी फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, जैसे कि डिलीवरी वैन यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हमने, तो लॉन्ग टाइम तक आप उसका यूज करते रहेंगे तो बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो वो नेचर हो जाता है उसका, तो वो उसी पर डिपेंड करता है कि वो रेवेन्यू में आएगा। अगर छोटी अवधि है, 1 साल के अंदर की है, सिर्फ सेल को बढ़ाने के लिए है या बिजनेस को अच्छे ढंग से चलाने के लिए है, तो वो आपका रेवेन्यू हो जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म के ध्यान में रख करके तो आपका कैपिटल हो जाता है। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सपेंडिचर दैट इम्प्रूव द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट इज कंसिडर्ड। एक खर्च जो एक संपत्ति की आय प्राप्ति की क्षमता को सुधारता है उसे माना जाता है। यानी कि अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रही है कोई भी एक्सपेंडिचर, तो वो किस तरह का एक्सपेंडिचर होता है या खर्च होता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है कि एन एक्सपेंडिचर दैट इम्प्रूव्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट, किसी एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है वह, तो वो किस तरह का एक्सपेंस होगा या किस तरह का एक्सपेंडिचर होगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व खर्च का उदाहरण है। यहाँ पर फिर आपको एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो बताना है कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। पेमेंट फॉर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, मशीनरी की नियमित देखभाल के लिए भुगतान करना। परचेज ऑफ न्यू ऑफिस बिल्डिंग, नए कार्यालय भवन की खरीद। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्रोडक्शन लाइन, नई उत्पाद लाइन की स्थापना। एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि का अधिग्रहण। तो कुछ चीजों तो क्लियरली आपको दिख रही है। यहाँ पर नया भवन खरीदा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। भूमि का अधिग्रहण एक्विजिशन किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जब आप इंस्टॉलेशन के लिए आप न्यू प्रोडक्शन लाइन, नई उत्पादन लाइन की स्थापना करें, ये भी क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मेंटेनेंस के लिए मैंने पहले ही बताया कि किसी भी मशीनरी की, किसी भी एसेट की रिपेयर या फिर मेंटेनेंस पर अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जितने पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पूरी सीरीज को देखिएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर टिपिकली फाइनेंस थ्रू, पूंजीगत खर्च आमतौर पर किससे वित्त पोषित होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी, दीर्घकालिक ऋण या इक्विटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अल्पकालिक उधारी, करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व, रेवेन्यू इनकम, राजस्व या फिर आयगत आय। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूंजीगत खर्च यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो किससे वित्त पोषित होते हैं। यहाँ पर जब भी कैपिटल की बात हो तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के उससे लेकर चलना है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म लोन या फिर इक्विटी होती है, आप कहाँ से खरीदेंगे एसेट, कोई भी एसेट है, अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं या फिर अगर हम बात करें फर्नीचर की, अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपको अमाउंट में धनराशि चाहिए होगी ना। कम धनराशि से तो आप उसको नहीं खरीद सकते, काफी इन्वेस्टमेंट लंबी रहेगी, तो उसके लिए आपको क्या चीज चाहिए होगी, वो हो जाती है आपकी लोन या फिर इक्विटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं उसके लिए यूज होती है या फिर करंट लायबिलिटीज जो होती हैं, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन या फिर इक्विटी हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज यूजुअली इनकर्ड फॉर, राजस्व खर्च आमतौर पर किसके लिए खर्च किया जाता है। यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है जो आयगत खर्चे किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं। मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एसेट, संपत्तियों को बनाए रखने और संचालित करने के लिए। एक्वायरिंग न्यू लॉन्ग टर्म एसेट, नए दीर्घकालिक संपत्तियों को अधिकृत करने के लिए। इम्प्रूविंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, स्थिर संपत्तियों के मूल्य को सुधारने के लिए। पेइंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, दीर्घकालिक ऋण चुकाने के लिए। तो यहाँ पर किस लिए आप करते हैं, तो यहाँ पर जो कह रहा है एक्वायर करना नई लॉन्ग टर्म एसेट को, तो ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गलत हो जाएगा। नई वैल्यू में इम्प्रूवमेंट लाना फिक्स एसेट की, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लॉन्ग टर्म डेब्ट को पे करना, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो ए पॉइंट दे रखा है कि मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एसेट, तो यहाँ पर पहले ही बता दिया, जहां भी रिपेयर और मेंटेनेंस की बात आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिसीप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर, शेयरों का निर्गमन, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इससे संपत्तियों की बिक्री। लोन फॉर्म ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक वित्तीय संस्थान से ऋण। सेल्स रेवेन्यू, बिक्री से आय। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी आपकी कैपिटल रिसीप्ट नहीं है, पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। तो यहाँ पर शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो इक्विटी वही हो गया, तो भी आपका लॉन्ग टर्म हो गया, तो ये तो कैपिटल रिसीप्ट है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो ये भी आपकी कैपिटल रिसीप्ट है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये भी आपका लोन ले रहे हैं, ये भी आपकी क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीप्ट है। लेकिन अगर आप बिक्री कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल मैंने पहले ही बताया था किस तरह का हो जाता है, रेवेन्यू रिसीप्ट में आता है, सॉरी आयगत आय में आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। यहाँ तक आपका कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिसिप्ट क्या होती हैं, उनका नेचर क्या रहता है, काफी क्वेश्चंस मैंने इस पर आप लोगों को करा दिए, टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।